हे गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। होप आप मेरे सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी, नया नॉलेज मिल रहा होगा। उसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। आज का वीडियो टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑयल एंड यूएस डॉलर। प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया था वो था द रिलेशनशिप बिटवीन गोल्ड एंड यूएस डॉलर। ठीक है, सो आज की वीडियो में भी हम एक पेट्रो कमोडिटी को कनेक्ट करेंगे कि किस तरीके से ऑयल और यूएस डॉलर का रिलेशनशिप है, और ऑयल अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या था। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे जब सारी फ्रेटर्निटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहती है, उनके सामने जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस बेसिस पे करे, क्योंकि एक कॉमन करेंसी नहीं थी। उसी टाइम पर 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पर यह तय हुआ था कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोई भी कंट्री अगर करना चाहती है तो वो डॉलर की बेसिस पे करेगी, और डॉलर बैक्ड बाय गोल्ड किया गया था, जिससे कि ये हुआ कि जो भी कंट्री ईयर एंड में अपना जितना भी डॉलर उसके पास में पड़ा हुआ है उस डॉलर को वो एक्सचेंज कर लेगी गोल्ड के बदले। सेम सिस्टम 1945 में एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया के बीच में। वहाँ से ये पेट्रो डॉलर सिस्टम जन्म लिया था। वहाँ पर सेम यही हुआ था कि डॉलर पर ही जो प्राइसिंग है क्रूड की वो तय होगी। जितनी भी कंट्रीज़ है वो अगर क्रूड ऑयल को परचेज़ करना चाहती है तो वो डॉलर के ऊपर करेंगी, और बाद में यही तय हुआ कि उस पैसे को अगर वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो गोल्ड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इस तरीके से पेट्रो डॉलर सिस्टम ने जन्म लिया था। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, उसी तरीके से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती गई, जिस कारण से क्या हुआ कि जितनी भी कंट्रीज़ थी उनके डिमांड जो थी क्रूड ऑयल की वो बढ़ने लगी। तो डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ, उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को परचेज़ किया, और जितना ज़्यादा ऑयल परचेज़ किया उसके बदले यूएस डॉलर को, यानी यूएस को डॉलर के बदले गोल्ड देने का एक तरीके से प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा डॉलर यूज़ में आएगा, और जितना ज़्यादा डॉलर यूज़ में आएगा उतना ज़्यादा यूएस को एक्सचेंज के बदले गोल्ड देना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये हो गया था 1971 में कि यूएस के पास में जो उसके गोल्ड के रिजर्व थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए थे। तो 1971 में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन ने उन्होंने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद ये जो डॉलर था बैक्ड बाय गोल्ड उसको ख़त्म कर दिया। डॉलर सिस्टम को एक तरीके से ख़त्म किया। अब जो सिस्टम है वो यही है कि कोई भी कंट्री अगर ख़रीदना चाहती है क्रूड ऑयल तो वो डॉलर के से खरीदे, लेकिन एक्सचेंज में वो केवल अपनी करेंसी को ही ले सकती। तो इस तरीके से पेट्रो डॉलर सिस्टम बना। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 1971 तक आपको डॉलर की जो वैल्यू थी, डॉलर की जो इमेज थी, वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से चल गई कि एक तरीके से डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी बन गया, एक रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री की नीड ग्लोबल करेंसी के एग्जाम्पल के थ्रू वो डॉलर बन चुका था। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऑयल प्राइसेस को इफ़ेक्ट कहाँ से होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑयल प्राइसेस को इफ़ेक्ट डालती है। देखिए, सबसे पहली चीज़, ऑयल दो चीज़ों पे चलता है। पहला है डिमांड सप्लाई और दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी तरीके से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल वो ट्रेडर्स करते हैं, वो बड़े ट्रेडर्स करते हैं, लाइक ओपेक कंट्रीज़ हो गई, नॉन ओपेक कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो करते हैं, और ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को वो दाम लगाते हैं। ठीक है, अब एक तरीके से वो प्राइस को कंट्रोल करते हैं थ्रू बिड्स ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से आना चाहिए उस हिसाब से वो बिड लगाते हैं, और उसी बेसिस पर, उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ऑयल की प्राइसेस डिसाइड होती है, और ये डिपेंड करता है ग्लोबल डिमांड्स पे। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये चीज़ें एक तरीके से नेगेटिव भी जाती है, क्योंकि मेन मेड और नेचुरल क्राइसिस जो होती है वो ऑयल के प्राइजेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जैसे हमने पास्ट में देखा हुआ है कि जैसे ईरान इराक वॉर था, उसके बाद में कुवैत का जो प्रॉब्लम हुआ था 90s में वो था,
तो जब भी इस तरह की कुछ वॉर क्रिएट होती है तब ये डिमांड और सप्लाई का गैप हमेशा बढ़ता है और ऑयल प्राइसेस हमने देखे हैं कि या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जिसका एक एग्जांपल हमने यहाँ भी देखा है। नेक्स्ट वही चीज़ देखते हैं कि ऑयल प्राइजेस का डिज़ास्टर कहाँ कहाँ हमने देखा है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमने जो अभी इसको फिल किया है वो है कोविड-19 कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक था वो था जनवरी 2020 में। जिस तरीके से कोरोना चाइना के बाहर फैलने लग गया था तो अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट ने ट्रैवल को रेस्ट्रिक्शन करना चालू कर दिया था, ट्रैवल बैन करना चालू कर दिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर ना जा सके, चाइना से आने वाले लोगों को वो अपने यहाँ पे एंट्री बंद कर सके। तो रेस्ट्रिक्शन किया, इसका मतलब ये कि फ़्लाइट्स जो थी वो बंद हो गई या फिर बहुत लिमिटेड हो गई। तो डिमांड जो थी ऑयल की वो धीरे धीरे गिरने लगी। अब डिमांड गिरेगी क्यों? क्योंकि साथ साथ ही जब लॉकडाउन लगा था तब क्या हुआ था कि जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उनको बंद करना पड़ा था। तो जितनी इंडस्ट्रीज़ अगर चल रही है अगर वो बंद होगी तो ऑयल की डिमांड नीचे आएगी। ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे वो कार्गो का हो, वो हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन भी लिमिटेड हो गया था। तो ऑयल की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे गिर रही थी। हम ये देखते हैं कि पहले क्वार्टर में ऑयल कंजम्पशन का जो एवरेज एक हम कह सकते हैं डिमांड था वो 94.4 मिलियन बैरल पर डे था। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ और रेस्ट्रिक्शंस चालू हुए उसके बाद में ये जो डिमांड था वो 94.4 मिलियन से गिरकर 5.6 मिलियन बैरल पर डे पर आ चुका था। सो बहुत ही बड़ा गैप आ चुका था डिमांड और सप्लाई में। और उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज़ की लड़ाई, और जिस कारण से ऑयल ने वो प्राइस हमको दिखाया जो शायद हमने कभी सोचा नहीं होगा। हुआ ये था कि मार्च 6 को रशिया ने अनाउंस कर दिया। रशिया आपको बता दूं कि नॉन ओपेक कंट्री है, यानी ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का जो ग्रुप है उसके बाहर का ग्रुप है रशिया का। और रशिया जो है वो ऑयल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो रशिया ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपना प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करेगा। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि डिमांड जो है वो तो कम हो रही है लेकिन रशिया क्या बोल रहा है कि मैं अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करूँगा। तो हुआ क्या कि उसने एक तरीके से अब मार्केट में अपने शेयर को मेंटेन करने के लिए उसने प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसाइड किया। और प्रोडक्शन बढ़ाने का डिसाइड किया वो कब तक? तो वो अप्रैल तक उन्होंने डिसाइड किया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई कि ऑयल का जब प्रोडक्शन बढ़ता रहा उसकी डिमांड गिरती रही तो हालत ये हो गई कि जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी यानी जहाँ पर इसका भंडारण किया जाता है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका था। सो डिमांड और सप्लाई का इतना बड़ा गैप आ चुका था जिस कारण से हमने देखा कि ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस थी वो -$36.98 जो कि हिस्टोरिकल रिमार्क है, ये वहाँ तक पहुँच गई थी। और अगर हम स्पॉट की बात करें तो $9 तक स्पॉट की रेट गिर चुके थे जो कि वो भी एक हिस्टोरिकल रिमार्क है, ठीक है। तो ये कारण से क्या हुआ? देखिए जब डिमांड और सप्लाई का गैप होता है तब ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर ओपेक और इन लोगों ने वापस से इस चीज़ को सोल्ड आउट किया। वो एक बात पर आए कि हम हमारा प्रोडक्शन को कट करेंगे। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ऑयल प्राइजेस धीरे धीरे स्टेबल होना चालू हुए, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी कभी आप ऑयल पे ट्रेडिंग करें या ट्रेडिंग करने का सोचें तब आप ये भी देखिए कि जियोपॉलिटिकल में क्या क्या चल रहा है, डिमांड और सप्लाई में कितना गैप है। उस बेसिस पे अगर हम निर्णय लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। यहाँ पे हम एक कोरिलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, वो है ऑयल वर्सेस यूएसडी कैड का, ठीक है। अब यूएसडी कैड क्या है? देखिए यूएसडी कैड भी नॉन ओपेक कंट्री है जिसमें कि हम कह सकते हैं कनाडा एक बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है, ठीक है। नॉन ओपेक कंट्रीज़ में से जो मेन कंट्रीज़ है मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। सबसे पहली कंट्री है रशिया, देन उसके बाद में है कनाडा, उसके बाद में है यूएसए और उसके बाद में है मैक्सिको। ये 4 कंट्रियाँ बड़ी कंट्रीज़ हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूसर है लेकिन वो ओपेक कंट्रीज़ में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कनाडा भी एक तरीके के वन ऑफ द टॉप ऑयल प्रोड्यूसर है जो कि 3 मिलियन बैरल ऑयल पर डे वो प्रोड्यूस करते हैं और जिसका एक्सपोर्ट वो
टोटली यूनाइटेड स्टेट्स को करते हैं। यहाँ पर ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कनाडा का जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है वो 100% एक्सपोर्ट लेता है यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे हमारे सामने जो एक स्टैटिस्टिक्स दे रखा है वो ये है कि यूएस कौन कौन सी कंट्रीज से ऑयल को इंपोर्ट करता है। देखिए सबसे बड़ा शेयर है कनाडा का 37.1, उसके बाद में है सऊदी अरेबिया 15.8, उसके बाद में है मैक्सिको 11.1, वेनेजुएला 7.4, फिर कुवैत 5.1, उसके बाद कोलंबिया 4% और बाकी इराक और अदर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा रिलेशन जो होता है डॉलर का और कैनेडियन का वो यही है, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कनाडा करेगा ऑयल का यूएस को, उतना ही ज़्यादा डॉलर की वैल्यू कम होगी, और जितनी ज़्यादा ऑयल के प्राइजेस बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा कैनेडियन डॉलर को होगा। तो ये बहुत ही समझना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि कनाडा की इकोनॉमी एक तरीके से पूरी तरह से डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट, क्योंकि 85% इसका जो है वो सीधा सीधा यूएस को जाता है। तो उसका इफेक्ट जो रहता है मार्केट में वो बिल्कुल पॉजिटिव रहता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएसडी कैड का जो चार्ट है हम उसको देखते हैं, जो कि इन्वर्टेड किया हुआ है। हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस जब जब बढ़ी है, यूएसडी कैड उसी तरीके से मूवमेंट लिया गया है, यानी यूएस के साथ उसका नेगेटिव लेकिन कैनेडियन डॉलर के साथ उसका प्योरली पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम पेयर की बात करें तो ऑयल का यूएसडी कैड के साथ में नेगेटिव कोरिलेशन है विद 93% की एक्यूरेसी। देखिए 90 से ऊपर की जितनी भी एक्यूरेसी होती है कोरिलेशन में वो हमेशा परफेक्ट मानी जाती है, और ये तो 93% है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, वो ये है कि ये रिलेशनशिप 2000 और 2016 तक का है। अभी थोड़ी सी पिक्चर में चेंज आया है। क्या चेंज है? तो देखिए पहले क्या होता था कि डॉलर और ऑयल का जो रिलेशन था वो पूरी तरीके से नेगेटिव को रिलेशन था। मतलब पहली चीज़ तो ये कि ऑयल की जो प्राइसिंग है वो डॉलर में तय होती थी, तो ऑब्वियसली ऑयल अगर बढ़ेगा तो डॉलर घटेगा। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि यूएस जो था वो प्योर इंपोर्टर था क्रूड ऑयल का, तो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें उसको डॉलर कन्वर्जन देना पड़ेगा, तो डॉलर की वैल्यू वहाँ भी कम होती थी। लेकिन 2016 के बाद में पिक्चर में थोड़ा चेंज आया है। ठीक है, और वो इसलिए आया है क्योंकि यूएस डॉलर ने एक तरीके से अपने ऑयल फील्ड्स को प्रोड्यूस करना चालू कर दिया है और ऑयल को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। ठीक है, पहले यूएस क्या था? नेट इंपोर्टर था, लेकिन अब ये हो गया है कि वो एक्सपोर्टर भी है, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो आज की तारीख में नेट एक्सपोर्टर है। किसका? रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो क्रूड ऑयल का, जिसने कि सऊदी अरब और रशिया की जो हम कह सकते हैं वॉल्यूम है उसको भी एक तरीके से पछाड़ दिया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक डेटा है टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का, जिसमें आप देख रहे हैं 2017 का डेटा है ये, और अभी भी ये इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता ही जा रहा है। टॉप 10 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में देखिए सबसे पहला यूएस आ गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, देन रशिया, कनाडा, उसके बाद फिर ईरान, इराक, चाइना, यूएई, कुवैत और ब्राज़ील। तो आप देख रहे हैं कि यूएसए जो पहले ऑयल को इंपोर्ट करता था अब ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और आप में से कई लोगों को ध्यान होगा कि अभी जब ट्रंप ने उनको बुलाया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में मोदी जी गए थे, तो वहाँ की जो पेट्रोलियम हम सिटी कहते हैं टेक्सास, वहाँ पर गए थे, और वहाँ पे इंडिया अपने ऑयल अलग अलग कंट्रीज से मंगाता है। कुछ ओपेक कंट्रीज़ होती है, कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज़ होती है, ईरान भी है, उसके बाद में वेनेजुएला है, उसके बाद में यूएई से भी हम लेते हैं। तो यूएसए के साथ में भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिससे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम वहाँ से भी इंपोर्ट करेंगे। तो अब आज की तारीख में यूएसए एक तरीके से नेट एक्सपोर्टर की तरफ चला गया है। अब क्या होगा? रिलेशनशिप वापस से चेंज होगा। चेंज होने का मतलब ये कि धीरे धीरे जो ऑयल और यूएस डॉलर का जो बिल्कुल ही नेगेटिव कोरिलेशन था, अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव कोरिलेशन बन गया। क्यों? क्योंकि यूएस इंपोर्ट भी नहीं कर रहा है, वो अपने ऑयल को प्योरली एक्सपोर्ट कर रहा है, जिस कारण से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे सामने जो चार्ट है वो क्रूड ऑयल प्राइस और यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से आप देखिए 2010, 2012, 2014, 2016 तक
जो दोनों के बीच में रिलेशन था वो पूरी तरीके से एक तरीके से रिलेशनशिप रिवर्स ही था, नेगेटिव। लेकिन अब 2018 में आप देखिए चार्ट को, दोनों जो लाइन्स है वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलने को राजी हो चुकी है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से चेंज हो गया है। सो ऑयल में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें दो चीज़ों का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। उसमें पहला ये है कि कभी भी आप देखिए जियोपॉलिटिकल ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ हो जिस कारण से ऑयल की डिमांड और सप्लाई या प्रोडक्शन पे असर आए। और दूसरा हमें ये देखना है कि डिमांड और सप्लाई उसकी बनी रहे, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल जो है वो प्रीशियस कमोडिटी भले ही ना हो गोल्ड और सिल्वर की तरह, लेकिन अपने आप में अर्थव्यवस्था, देखिए सीधी सी बात है कि जिस तरीके से हमारा शरीर है, हमारे शरीर की नसों के अंदर खून दौड़ता है तो हमारा शरीर काम करता है। उसी तरीके से मेरा ये मानना है कि ऑयल जो है वो भी अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमी के अंदर एक तरीके से खून का काम करता है। जितना वो दौड़ेगा अर्थव्यवस्था उतनी दौड़ेगी, क्योंकि विदाउट ऑयल कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर सकती है। क्योंकि ऑयल एक कमोडिटी है, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट कितने सारे हैं। हमें पेट्रोल, डीजल, एविएशन सेक्टर में डलने वाला जो फ्यूल होता है वो मिलता है। इसके अलावा जब हम सड़क बनाते हैं तो उसके अंदर जो डामर हम चारकोल यूज़ करते हैं वो होता है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं, इवन हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में वो लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो ऑयल अपने आप में एक ऐसी कमोडिटी है कि जिसमें कोई भी मूवमेंट आता है या कोई भी ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हर इकोनॉमी पे होता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। ऑयल को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके बेसिक्स को, उसके जुड़ी हुई जितने भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है उस पर ज़रूर नज़र रखिए। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।